अरुण सौरभ अपने यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जूनागढ़ की समस्या का समाधान पढ़ेंगे। आज तक की जो पॉलिटी में हम लोगों की चर्चा हुई है, संविधान राज्य व्यवस्था में जो हम लोगों की परिचर्चा हुई है, वो कहाँ तक हुई थी। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे देसी रियासतों का एकीकरण। देसी रियासतों का एकीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों को कुछ रियासतों को तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपना रक्षा और विदेशी मामला और संचार मामला भारत को सौंप दीजिए और बाकी आप अपने पास रखिए। और दूसरा उन्होंने चेतावनी दिया था देसी रियासतों को कि यदि 15 अगस्त 1947 से पहले आप लोग भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तो फिर आपको अपने ही जनता के आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और उसमें क्या होगा कि भारत अपनी कठोरता अपनाएगी। तो ऐसे में सभी रियासतों ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना था कि कैसे कैसे करके इन लोगों को भारत में शामिल किया गया। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लिया है। आज जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हैदराबाद के बारे में और जूनागढ़ के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले जूनागढ़ के बारे में देख लेते हैं। जूनागढ़ बहुत बड़ा मामला नहीं था, जल्दी से निपट गया था। तो जूनागढ़ के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। जूनागढ़ के साथ क्या हुआ, देखिए जूनागढ़ वर्तमान गुजरात का हिस्सा है। तो इस समय जो जूनागढ़ है वो गुजरात में अवस्थित है। इस रियासत का नवाब मुस्लिम था किंतु बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। तो यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था लेकिन यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो हिंदू थी। तो जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में थी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय का निर्णय लिया। जूनागढ़ के शासक ने, वहाँ के नवाब ने यह निर्णय ले लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाने वाले हैं और पाकिस्तान ने इस निर्णय को स्वीकार भी कर लिया। क्योंकि वो क्यों नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि उसको एक बड़ा सा क्षेत्र मिल रहा था भारत से सटा हुआ। तो राज्य के नागरिकों ने अपने नवाब के निर्णय का विरोध किया क्योंकि जूनागढ़ में हमने देखा कि अधिक से अधिक हिंदू थे और वो लोग क्या चाहते थे, वो भारत में शामिल होना चाहते थे, भारत के साथ विलय होना चाहते थे। लेकिन वहाँ का शासक क्या कर रहा है कि वहाँ का शासक पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। तो पाकिस्तान के साथ जाने के इस निर्णय का वहाँ के लोगों ने विरोध भी किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। मजबूर होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। तो वहाँ की जनता का इतना बड़ा विद्रोह देखकर वहाँ का नवाब क्या किया, पाकिस्तान में भागकर वहाँ पे शरण ले लिया। तत्पश्चात जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिताजी थे, वो शाहनवाज भुट्टो ने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित एक पत्र भारत सरकार को लिखा। तो शाहनवाज भुट्टो जी ने क्या किया, जूनागढ़ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। तो शाहनवाज भुट्टो ने भारत को एक पत्र लिखा 8 नवंबर 1947 को। इस पत्र में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ विलय होना चाहते हैं, मतलब भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो श्री भुट्टो की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बाद में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा जूना रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। बाद में क्या किया गया, वैसे तो हस्ताक्षर उन्होंने कर लिया लेकिन बाद में जनता की भी राय ली गई कि कहाँ आप जाना चाहते हैं। तो भारत के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े
तो इस हिसाब से जूनागढ़ भारतीय संघ में शामिल हो गया। जनमत संग्रह में 99% से अधिक मत भारत के पक्ष में पड़े। तो जो वोट कराया गया, इलेक्शन कराया गया, चुनाव कराया गया, तो उसमें भारत के पक्ष में 99% वोट पड़े। कुल 1,90,870 1,90,870 वोट पड़े थे। कुल मिला के कितने वोट पड़े थे? 1,90,870 वोट पड़े थे और उसमें से पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े थे। इतने लोगों में से केवल 91 लोगों ने कहा था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, बाकी सब भारत के पक्ष में थे। तो जूनागढ़ को 1 नवंबर 1956 तक सौराष्ट्र में रखा गया। उसके बाद 1956 में मुंबई का हिस्सा बना दिया गया। 1960 में मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बने। तो 1960 में क्या होता है कि बम्बई और महाराष्ट्र, मतलब बम्बई बहुत बड़ा एक राज्य था। अंग्रेज़ों के समय में भी बम्बई बहुत बड़ा एक वो प्रेसिडेंसी था, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसमें से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात को अलग 2 राज्य बनाए गए और तब से जूनागढ़ को गुजरात में शामिल कर दिया गया और तभी से जो जूनागढ़ है वो गुजरात में है। तो इस प्रकार से जूनागढ़ की समस्या का समाधान हुआ और जूनागढ़ भारत में विलय हो गया। अब बचती है हैदराबाद की समस्या। तो देशी रियासतों में हैदराबाद की एक विशेष स्थिति थी। यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। जो हैदराबाद थी वो भारत की सबसे बड़ी देशी रियासतों में से वो रियासत थी। जिसका निज़ाम जो वहाँ का जो शासक था वो मुसलमान था। कौन था वहाँ का? मुसलमान। वहाँ का शासक, जो हैदराबाद का शासक था, वो मुसलमान था, जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी। यहाँ की भी अधिकांश जनता कौन सी कम्युनिटी की थी? वो हिंदू थी। प्रारंभ में पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि वह मुसीबत में उसका साथ देगा। तो पाकिस्तान ने आश्वासन दिया था कि तुम टेंशन ना लो, जो कुछ भी होगा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान ने उसको आश्वासन दे रखा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि निज़ाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना संजो कर रखा, क्योंकि निज़ाम को लगा कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा तो हम एक अलग से राज्य, अपना देश बना के रखेंगे। और चूँकि हैदराबाद है, आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कि कितना ये कौन सी मानसिकता वाले रहे होंगे, कि ये निज़ाम कौन सी मानसिकता वाले रहे होंगे कि उनको लगा नहीं कि ये बीच में जो छोटा सा हमारा देश होगा और उस पार के अगर भारत के लोग इस पार भारत में आना चाहेंगे, उत्तर भारत में, तो या तो हैदराबाद को घूम के आना पड़ता या फिर हैदराबाद में से हो के आते तो वीज़ा लेके आना पड़ता। और दूसरी बात, इन लोगों को क्या था कि इन लोगों को विदेशी व्यापार अगर करना होता तो कैसे करते, ये लोग ये नहीं समझ पा रहे थे। अलग से ही इनका पक रहा था, तो ये अलग से एक देश के रूप में बनना चाहते थे और इसके लिए पाकिस्तान का भी सपोर्ट था। इसको पाकिस्तान ने आश्वासन दे रखा था कि आप अपना कदम आगे बढ़ाए रखिए, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। तो 29 नवंबर 1947 को निज़ाम ने हैदराबाद में भारतीय संघ से 1 वर्ष के लिए यथास्थिति या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। मतलब कि हैदराबाद ने कह दिया, हैदराबाद से पूछा गया कि क्या आप कहाँ जाना चाहेंगे, आप भारत के साथ मिल जाइए, ऐसा मत करिए। तो हैदराबाद ने क्या किया कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया 1 वर्ष के लिए। मतलब 1 वर्ष के लिए हम इस बात पे स्टैंड रहेंगे, मतलब हम कोई जवाब नहीं देना चाहते, हम सोचना चाहते हैं 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष तक हम जवाब नहीं देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, 1 वर्ष तक हमको समय दीजिए सोचने के लिए। तो यथास्थिति यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नमक नहीं है, नामक होना चाहिए, अस्थायी समझौता कर लिया। तो ये समझौता हो गया हैदराबाद और भारत के बीच में। इसके अनुरूप हैदराबाद के नवाब द्वारा हैदराबाद में प्रतिनिधित्व संस्थाओं के विकास के लिए काम किया जाना था, किंतु नवाब ने इस दिशा में काम नहीं किया, बल्कि नवाब के द्वारा क्रूर दमन का प्रोत्साहन दिया गया।
तो नवाब ने वहाँ पे क्रूरता अपनाई, क्योंकि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, तो हिंदुओं के साथ वो क्रूर रूप से पेश आने लगा था। उसने कई वर्ष पूर्व स्वयं द्वारा स्थापित इस्लामी संगठन, उसने बहुत पहले एक इस्लामिक संगठन बनाया था जिसे मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीनी, जिसको MIM कहते हैं, जो ओवैसी साहब जो हैं वर्तमान के जो प्रमुख राजनीतिक नेता हैं इस समय हैदराबाद में, तो जिस पार्टी से हैं वही MIM है। तो क्या है कि उसने कई वर्ष पूर्व स्वयं द्वारा स्थापित इस्लामी संगठन मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीनी का उपयोग किया तथा आंदोलनकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रज़ाकार सैनिकों का उपयोग किया। तो इसने इस जो पार्टी का गठन किया था, इस पार्टी के सहारे और फिर रज़ाकार सैनिकों के सहारे क्या किया, जो आंदोलनकारी वो थे जो भारत के पक्ष में जाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, मतलब भारत में विलय होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो उन आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया यहाँ के नवाब ने। एक मुस्लिम सैन्य संगठन था जिसमें 1.5 लाख सैनिक थे। यह निज़ाम तथा MIM के पक्ष में काम करते थे। तो 1.5 लाख सैनिकों वाला एक मुस्लिम सैन्य संगठन था। तो वो क्या करते थे, MIM जो संगठन है उसके लिए और निज़ाम के लिए काम करते थे तथा हैदराबाद के भारत के एकीकरण के खिलाफ थे। तो भारत और हैदराबाद मिलें इस बात के खिलाफ थे वो लोग, वो जो सैन्य संगठन था। तो रज़ाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो उन सैनिकों ने क्या किया, हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मारकाट, लूटमार तथा हत्याओं के माध्यम से इन क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे हैदराबाद में एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई को आवश्यक समझा और 13 सितंबर कब 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गई। तो ठीक कब 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गई। निज़ाम ने सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई, जो यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद है उसमें गुहार लगाई कि देखिए ये भारत वाले क्या कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के दबाव के कारण भारत सरकार ने घोषणा किया कि यह लड़ाई जो है वो लड़ाई की क्रिया नहीं है, ये एक युद्ध की क्रिया नहीं है, बल्कि केवल एक पुलिस कार्रवाई है। यह एक पुलिस कार्रवाई है। इसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं है, जिसका उद्देश्य रियासत के भीतर शांति और स्थिरता कायम करना इस पुलिस कार्रवाई का उद्देश्य है। ऐसा घोषणा कर दिया भारत सरकार ने, ताकि UN कुछ कहे ना, डांट फटकार न लगाए इसके लिए। आगे क्या है, 5 दिन की कार्रवाई के बाद 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत की फ़ौज के कमांडर मेजर जनरल L एंड्रयूज़, तो हैदराबाद जो था, हैदराबाद की जो रियासत थी उसके फ़ौज के जो कमांडर थे वो थे L एंड्रयूज़। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय सेना के कमांडर मेजर जनरल JN चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कब, 1 सितंबर 1948 को उन्होंने भारत की फ़ौज के साथ सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हैदराबाद के मामले को मेजर जनरल JN चौधरी के नियंत्रण में रख दिया गया और उन्हें वहां का सैनिक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। रज़ाकारों का संगठन तोड़ दिया गया। जो रज़ाकार थे, भारतीयों पे जुल्म कर रहे थे, मतलब हिंदुओं पे जुल्म कर रहे थे, उनका संगठन तोड़ दिया गया और इस प्रकार से हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। भारत ने इस गुप्त सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा था। इस सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा था, जिसको भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा था कि हम पुलिस कार्रवाई कर रहे थे। तो इस कार्रवाई को, इस सैन्य संगठन को ऑपरेशन ने इसका नाम रखा था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि इस समय हैदराबाद में शेष भारत के किसी भी राज्य या रियासत की तुलना में पोलो खेलने के मैदान अधिक मात्रा में थे। था क्या कि यहाँ पे
अन्य देशी रियासतों की बात करें या भारत की किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उतने अधिक पोलो खेलने के मैदान नहीं थे जितना अधिक यहाँ पे था। तो बहुतायत संख्या में यहाँ पे पोलो खेलने के मैदान थे, तो इसलिए इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग ख के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान की गई। तो प्रारंभ में हैदराबाद भारत में एक राज्य था जिसको भाग ख में रखा गया। भाग क, ख, ग इन चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो राज्य की स्थिति प्रदान की गई तथा निज़ाम को उसका राज्य प्रमुख बना दिया गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है और उस संशोधन के माध्यम से जो राज्य प्रमुख का पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया तथा इसका मराठी भाषी भाग, तो हैदराबाद का ऐसा भाग जहाँ पे लोग मराठी बोलते थे उसको मुंबई मराठावाड़ा अर्थात मुंबई में शामिल कर दिया गया। तो जो हैदराबाद का मराठी भाषी भाग था जहाँ के लोग अधिक से अधिक मराठी भाषा बोला करते थे तो उनको मराठावाड़ा में शामिल कर दिया गया जो कि मुंबई में था। उसके बाद कन्नड़ भाषी भाग जो कि कन्नड़ बोलते थे, हैदराबाद के जिस भाग के लोग कन्नड़ बोलते थे उस भाग को मैसूर में शामिल कर दिया गया तथा जिस भाग के लोग तेलुगु भाषा बोलते थे उनको तेलंगाना में शामिल कर दिया गया अर्थात आंध्र प्रदेश में। क्योंकि उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही थे तो फिर इसलिए यहाँ पे कोष्टक में आंध्र प्रदेश लिखा गया है। तो इस प्रकार से इनको इधर शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से क्या किया गया, हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पे समाप्त हो जाती है देशी रियासतों का एकीकरण। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो यूरोपीय जो उपनिवेश था, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। तो जैसे फ्रांसीसी उपनिवेश कुछ थे जो चूँकि अंग्रेज़ों ने छोड़कर यहाँ से अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया था भारत को, तो जो क्षेत्र उनका था उन्होंने छोड़ के भारत के सामने सौंप के चले गए वो सब। लेकिन क्या था कि कुछ जगह पे फ्रांसीसी भी थे और कुछ जगह पे पुर्तगाली भी थे। तो फ्रांसीसी लोग जिस क्षेत्र में थे उनको भी भारत में शामिल किया गया और पुर्तगाली लोग जिस क्षेत्र में थे उसको भी भारत में शामिल किया गया। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो से बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हुए जाइएगा।